हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुलेरियस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमारे 5 लेक्चर हो चुके थे और आज हम पढ़ेंगे छठा लेक्चर नंबर 6 पढ़ेंगे। और इस लेक्चर नंबर 6 से पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था लेक्चर नंबर 5 में, वो भी मैं बता देता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ CFSE पूरी हो चुकी थी और उसके बाद में हम लोगों ने स्पाइनल्स शुरू किए थे और स्पाइनल्स के अंदर हम लोगों ने बेसिक जानकारी दे दी थी आपको। और फिर से मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ स्पाइनल्स क्या होते हैं। स्पाइनल्स आपके होते हैं, स्पाइनल्स होते हैं मिक्स ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, मिक्स्ड ऑक्साइड होते हैं। और मिक्स्ड ऑक्साइड में हम लोगों ने यहाँ पर क्या है, मान लो कि इसमें 2 मेटल होती है। ठीक है, 2 मेटल की भागीदारी होती है, जो एक 2+ में रहती है, एक 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती है। ठीक है, और यहाँ पर 4 एटम रहते हैं, वो ऑक्सीजन के रहते हैं। ठीक है, और जो 3 वाली रहती है वो इसके 2 मॉलिक्यूल होते हैं। किस तरह से रहती है ये मैंने कल पढ़ाया था। अभी तक अगर आपने पिछले वाले लेक्चर नहीं देखा है तो पिछले वाला लेक्चर जाके देख लीजिए और वहाँ से आप लोग अच्छे से इसको बेसिक से तैयार कर लीजिए और फिर इस लेक्चर पे आइए। ठीक है, और ये हमारी जो सीरीज़ है वो गेट, नेट, CSER, BSc, MSc इन सभी के लिए है। केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग इसको बहुत आगे तक पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग 6-7 लेक्चर के बाद रुक जाएंगे, ये काफ़ी लंबा चलेगा। ठीक है, तो सारे के सारे लेक्चर से हमसे जुड़ने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो भी लाइक कर देना। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। स्पाइनल्स को बता दिया है मैंने, ये फार्मूला कैसे आया ये भी चीज़ हमने कर ली थी। और उसके बाद में हम लोगों के पास एक स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल्स आया था। ठीक है, क्या आया था? स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल्स में। उसके बाद टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल्स के अंदर तो हम लोगों ने फॉर्मूलेज वगैरह ड्राइव कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आ गए थे हमारा टाइप्स ऑफ स्पाइनल में। जैसे एक नॉर्मल स्पाइनल होती है और एक इन्वर्स स्पाइनल होती है। ठीक है, तो मैंने नॉर्मल स्पाइनल के बारे में कल बताया था, फिर से थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। एक होता है नॉर्मल स्पाइनल। क्या होता है? नॉर्मल स्पाइनल। ठीक है, अब नॉर्मल स्पाइनल्स के अंदर बात करते हैं ऑक्साइड की। तो ऑक्साइड होता है वो FCC फॉर्म में रहता है, FCC यूनिट के अंदर रहता है। और FCC यूनिट में एक 1 यूनिट के अंदर कितने एटम आते हैं? टोटल 4 एटम आते हैं। FCC एक 1 यूनिट सेल के अंदर कितने आते हैं? 1 यूनिट सेल के अंदर कितने एटम आते हैं? 4 ऑक्साइड के एटम आते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि FCC यूनिट के अंदर एटम तो 4 आते हैं, परंतु यहाँ पर 2 टाइप की वॉइड भी प्रेजेंट रहती है। एक टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट रहती है और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर कितनी वॉइड्स पर यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट रहती है? तो पर यूनिट सेल के अंदर, ठीक है, पर यूनिट सेल, ठीक है, पर यूनिट सेल के अंदर कितनी रहती है? हमारे 8 टेट्राहेड्रल वॉइड रहती है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारी 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहती है। ठीक है, ये हम लोगों ने कल देख लिया था कैसे प्रेजेंट रहती है। अब हम लोग यहाँ पर ये आपको यहाँ से समझ में अगर नहीं आया है तो आप सॉलिड स्टेट में आप इसको अच्छे से क्लियर करेंगे कि टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर 8 पर यूनिट सेल कैसे प्रेजेंट रहती है। ठीक है, और FCC के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड 8 कैसे प्रेजेंट रहती है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड FCC के अंदर 4 कैसे प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो इसको वहाँ से हम लोग क्लियर करेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड को तो समझना बहुत इजी है। हम लोग एक यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे सेल की। तो सेल में हमारा एक कोई भी कोना ले लीजिए, दूसरा छोड़ दीजिए, उसको दूसरे को छोड़ दीजिए और तीसरा ले लीजिए, फिर उसको छोड़ दीजिए, अगला लीजिए, फिर उसको छोड़ दीजिए, उसका अगला लीजिए। ठीक है, ये 4 यहाँ पर ये 4 हो गए, तो इसको आपस में मिला दीजिए। तो जब इसको 3D में देखोगे तो यहाँ पर ये आपको दिखेगा कि ये एक टेट्राहेड्रल वॉइड हमारी क्रिएट हो गई है। ठीक है, ये हमारी एक क्या हो गई है? टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हो गई है। अब ये तो यहाँ पर मेन सेंटर से देखा जाता है, बट यहाँ अगर हम लोग टोटल देखें इसकी फेस, टोटल हमारी जो भागीदारी देखी जाती है वो हमारी यहाँ पर कितनी आ जाएगी? टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड की 8 आ जाएगी।
और ऑक्टाहेड्रल कितनी आ जाएगी? ऑक्टाहेड्रल हमारे यहाँ पर एफसीसी के अंदर फेस के एज पे रहती है, फेस के एज पे रहती है, एक सेंटर पे रहती है। ऑक्टाहेड्रल कहाँ रहती है? एक सेंटर पे रहती है। और दूसरी जो बाकी वाली जो 3 है वो हमारे कहाँ रहती है? वो हमारे यहाँ पर एज पे रहती है। ये एज है, यहाँ पे रहती है, तो एज है उस पे रहती है, तो टोटल हमारी 3 एज वाली बन जाएगी। इसीलिए यहाँ पर टोटल कितनी होगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड 8 हो गई। ठीक है, अब हम लोग इसकी ऑक्यूपेंसी देखेंगे, यहाँ पर कितना ऑक्यूपाई कर चुका है टेट्राहेड्रल वॉइड पूरे यूनिट सेल है। मान लो हमारा एक यूनिट सेल है, ठीक है, जैसे हमारा एक ये यूनिट सेल है, ठीक है, एफसीसी का यूनिट सेल है, ठीक है, एफसीसी का यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल में कितनी ऑक्यूपेंसी है, मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड ने कितनी ऑक्यूपेंसी ले ली है, यहाँ पर कितना परसेंट इसकी भागीदारी हो गई है। तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपेंसी किसकी? टेट्राहेड्रल वॉइड की। तो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी है? 8 है। 100% अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं तो टोटल इसकी जो ऑक्यूपेंसी आएगी वो 12.5% आ जाएगी। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन भी ये भी पढ़ लिया था, तो ये कितना आगे, ये क्या है? टेट्राहेड्रल का हमें पता है कि sp3 रहता है। इसी तरह से जो ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 2 एटम रहते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में यहाँ पर ध्यान रखना, मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल स्पाइनल की। किसकी बात कर रहा हूँ? नॉर्मल स्पाइनल की बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल स्पाइनल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 3+ के 2 एटम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसकी जो ऑक्यूपेंसी है वो 2/4 हो जाएगी, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, तो 50% इसका आंसर। तो 50% ऑक्टाहेड्रल वॉइड से यहाँ पर एटम से भरा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? D2sp3 हो जाएगा, D2sp3 और sp3d2 रह जाएगा। ठीक है, अब हम लोग दूसरे टाइप का जो हमारा स्पाइनल्स है वो पढ़ेंगे। जो सेकंड टाइप का है वो है इनवर्स स्पाइनल। अब ये क्या होता है और कैसे काम करता है, यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे। तो इसके अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड रहती है, इसके अंदर भी टेट्राहेड्रल वॉइड रहेगी और इसके अंदर भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जब इनवर्स स्पाइनल की बात करते हैं, तो इनवर्स स्पाइनल में क्या होता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड में B3 वाले 3+ ऑक्सीडेशन वाला का एक एटम आ जाता है। एक एटम किसका आ जाता है? 3+ ऑक्सीडेशन मेटल का एक एटम आ जाता है। ठीक है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन अब क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन B3+ का टेट्राहेड्रल ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ sp3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जब बात करते हैं इसकी ऑक्टाहेड्रल की, तो यहाँ पर अब क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल में 2 थे, बट 2 में से इनवर्स हो गई, एक इसमें चला गया इसकी, और ये तो दूसरा में बाकी कितना बचा? बाकी 3+1 ही बचा। तो प्लस में क्या आ गया? प्लस में जो यहाँ पर जो इनवर्स वाला था, इनवर्स का मतलब ये उल्टा हो गया, मतलब यहाँ वाली मेटल यहाँ आ गई और यहाँ वाली मेटल यहाँ आ गई, ऐसा हो गया। जैसे हमारी नॉर्मल में क्या था, यहाँ पर नॉर्मल वाले में 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट वाली मेटल थी और यहाँ पर 3+ वाले थे। 3+ वाले ऑक्टाहेड्रल में 2 थे और टेट्राहेड्रल में 2+ वाला 1 था, लेकिन इनवर्स हो गया। इनवर्स का मतलब होता है कि यहाँ पर उल्टा हो गया, टेट्राहेड्रल वाली ऑक्टा में आ गई और ऑक्टा वाली टेट्रा में चलेगी। लेकिन यहाँ पर ऑक्टा वाली टेट्रा में सभी नहीं गई, केवल एक ही गया, एक मेटल ही गया।
बाकी वाला और टेट्रा वाला सारा का सारा चला गया, क्योंकि एक ही था तो वो पूरा का पूरा यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा आ गया। तो इस तरह से अब यहाँ पर जब फॉर्मूला बनाएंगे, इसको जब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन में A2+ एंड B3+ में ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में तो हाइब्रिडेशन पता ही है, D2sp3 हो सकता है या फिर sp3d2 हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं कि ऑक्यूपेंसी किसकी कितनी है। ठीक है, तो अब ऑक्यूपेंसी यहाँ पर एक ही एटम है और टेट्राहेड्रल की हमारी भागीदारी होती है वो 1/8 होती है, तो 100% इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो 12.5% जो ऑक्यूपेंसी है ये 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट वाली मेटल की है, ना कि 2+ वाली है। इन्वर्स हो गया है, पहले नॉर्मल वाले में किसकी थी, 2+ वाले की थी, लेकिन इन्वर्स में 3+ वाले की है। अब यही चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो ऑक्टाहेड्रल में अलग अलग निकालनी पड़ेगी, एक बार 2+ की निकालनी पड़ेगी और एक बार 3+ की निकालनी पड़ेगी। अब 2+ में क्या है यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करना है 2+ में, तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में कितनी यहाँ पर वॉइड प्रेजेंट है, 4 वॉइड प्रेजेंट है। ठीक है, 4 वॉइड प्रेजेंट है। तो अब 2+ वाले का एक ही एटम है, मैंने यहाँ पर एक क्यों लिखा है, क्योंकि 2+ वाले का एक ही एटम है और एक ही एटम 3+ वाले का है, तो इसलिए यहाँ पर इसकी ऑक्यूपेंसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 25% 2+ वाले की, और इसकी इतनी ही इसकी हो जाएगी 25 इसकी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतना टफ नहीं था, लेकिन होता क्या है, रियल में होता क्या है कि ये ना तो पूरा का पूरा जो एटम है, एक एटम टेट्राहेड्रल में जा पाता है कई बार, ना ही मेटल पूरी की पूरी 2+ वाली ऑक्टाहेड्रल में आ जाती है। तो पार्शियल इन्वर्स हो जाता है, क्या हो जाता है, पार्शियल इन्वर्स हो जाता है, कंप्लीट इन्वर्स नहीं होता है। ठीक है, तो वो भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कंप्लीट इन्वर्स नहीं होता है, तो फिर हम लोग कैसे पता करेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स इन्वर्स है या फिर कोई नॉर्मल है, कोई भी कंप्लीट है, तो इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं कि फॉर्मूला हमारा जैसे नॉर्मल स्पाइनल का फॉर्मूला क्या है और बाकी वाले का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, रोज तो बनता नहीं, आज जबरदस्ती बन रहा है। स्पाइनल्स, ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल फॉर्मूला, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है, और दूसरा इनवर्स फॉर्मूला। जैसे यहाँ पर हमें पता है कि इनवर्स नॉर्मल में क्या होता है, जो 2+ वाली मेटल है वो किस में प्रेजेंट रहती है, टेट्राहेड्रल में प्रेजेंट रहती है। लेकिन जब नॉर्मल में 3+ वाले के 2 एटम किस में प्रेजेंट रहते हैं, ऑक्टाहेड्रल में प्रेजेंट रहते हैं, और बाकी वाले 4 एटम किस में रहते हैं, वो तो है ही। हम लोग यहाँ पर A B को अगर समझ नहीं आए तो यहाँ मेटल भी लिख सकते हैं, तो ये टेट्राहेड्रल में मेटल, और ये मेटल यहाँ पर ये मेटल है, इसके 2 मॉलिक्यूल है, 2 एटम है, वो किस में है, 3+ में, ये 3+ में है। ठीक है, और O4 है। और हाइब्रिडाइजेशन तो पता ही है आपको इसका कितना हो जाएगा। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन A2+ का है, A2+ का है, वो तो sp3 है, और B3 का है वो sp3d2 है या D2sp3 है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जब दूसरे की बात करते हैं तो यहाँ पर इन्वर्स हो जाता है। अब यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में 2+ चला गया है, 2+ किस में चला गया है, ऑक्टाहेड्रल में चला गया है, और जो 3+ है वो ऑक्टाहेड्रल में भी है, 3+ है वो
यहाँ पर टेट्राहेड्रल में भी है और 3+ ऑक्टाहेड्रल में भी है, ये दोनों में रहता है। तो ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना, इन्वर्स है, उल्टा हो गया है, मतलब ये जो 2+ वाली थी ये यहाँ ये जो 2+ वाला था ऑक्टा में चला गया, और जो 3+ वाला था, 3+ के 2 एटम थे, हमें पता है कि 3+ के 2 एटम थे। जो अपन ने स्पाइनल का फॉर्मूला निकाला था, बेसिक फॉर्मूला, उसमें 2 एटम थे, 2 में से एक चला गया है इन्वर्स में टेट्राहेड्रल में, और एक ऑक्टा के पास खुद रह गया है। इसको मेटल में भी लिख सकते हैं अगर आपको ये भी में समझ में नहीं आए तो। ये ऑक्टा में चला गया है और ये 3+ टेट्रा में आ गया है, और एक 3+ हमारा किस में रह गया है, फिर से सॉरी यहाँ पर ऑक्टा है, ऑक्टा में आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा अगर हम हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन ध्यान रखना, इन्वर्स में हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग एटम का अलग अलग रहता है, ठीक है। यहाँ पर A2+ का D2sp3 sp3 या फिर sp3d2। लेकिन अब अगर मैं B3 की बात करता हूँ तो ये B3 2 में प्रेजेंट रहता है, एक sp3 में प्रेजेंट रहता है और दूसरा D2sp3 और sp3d2। अब ये दोनों कंडीशन हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग इसको देखेंगे कि हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स को पहचानेंगे कैसे। कोई कॉम्प्लेक्स को एग्जांपल लेंगे और उसको एग्जांपल के तौर पे समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ मैंने बताई कि पार्शियल इन्वर्जन, वो वाला फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्पाइनल, ठीक है। अब स्पाइनल के 3 पार्ट हो गए, कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट हो गए। एक तो हो गया नॉर्मल वाला, ठीक है, नॉर्मल स्पाइनल। दूसरा हो गया हमारा कंप्लीट इनवर्स स्पाइनल, और तीसरा हमारा हो जाएगा पार्शियल, क्या है, पार्शियल इनवर्स स्पाइनल, ठीक है। अब यहाँ पर पार्शियल का मतलब है कि इसके अंदर कुछ पार्ट नॉर्मल का भी है और कुछ पार्ट इसमें इनवर्स का भी है, ठीक है। तो कुछ पार्ट नॉर्मल का भी है, कुछ पार्ट इनवर्स का भी है, ये दोनों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको पार्शियल इनवर्स स्पाइनल कहते हैं। अब यहाँ पर एक फैक्टर आता है स्पाइनल पैरामीटर, क्या आता है, स्पाइनल पैरामीटर, ठीक है। इसको लैम्डा से लिखते हैं, स्पाइनल पैरामीटर को लैम्डा से लिखते हैं, और इसी के बेस्ड पे, ठीक है, इसी के बेस्ड पे हम लोग पहचानेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स को, क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। इसी के बेस्ड पे हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो नॉर्मल है या कंप्लीट है, कंप्लीट इनवर्स है, ठीक है, या फिर वो पार्शियल है, पार्शियल इनवर्स है, ठीक है। इसके बेस पे, किसके, स्पाइनल पैरामीटर के बेस पे। अभी स्पाइनल पैरामीटर होता क्या है, ये होता है हमारा लैम्डा इज इक्वल टू, हमने क्या कहा था कि ये लैम्डा होता है, तो लैम्डा का फॉर्मूला बनेगा, तो लैम्डा का फॉर्मूला इस तरह से है कि नंबर ऑफ B3+ आयन प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है।
जो B3+ वाला आयंस है वो अगर हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है और नीचे टोटल B3 आयन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ B3 आयंस, तो आपको इस फॉर्मूले को देखते हुए ये तो पता चल गया होगा कि हम लोग आसानी से इससे पता कर सकते हैं। ये पता चल गया होगा कि नॉर्मल में तो 0 आएगा, नॉर्मल में तो 0 आएगा, नॉर्मल स्पाइनल। कैसे पहचानेंगे, हमने क्या कहा था, कैसे पहचानेंगे? अगर लैम्डा बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों हुआ 0? क्योंकि यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ B3 आयन प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल वॉइड में होते ही नहीं है, नॉर्मल में नहीं होते हैं, वो केवल इनवर्स में ही होते हैं। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा लैम्डा का वैल्यू। तो हम लोग दूसरा हमारा क्या था, कंप्लीट इनवर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमें पता है कि हमारा एक एटम B3 का किस में जा रहा है, एक एटम तो जा रहा है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड में, और टोटल एटम कितने हैं, 2। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 0.5। अगर लैम्डा का वैल्यू एग्जैक्ट 0.5 है तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो कंप्लीट इनवर्स है, नहीं तो फिर वो पार्शियल इनवर्स है, नहीं तो फिर वो तीसरा है पार्शियल इनवर्स है, पार्शियल इनवर्स है। अब पार्शियल इनवर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, पार्शियल की 0 से, लैम्डा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से लेकर के लैम्डा का वैल्यू 0.5 के बीच रहेगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 0.5 के बीच रहेगा। ठीक है, ये हमारा किसका रहेगा, पार्शियल इनवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है वो इनवर्स है, नॉर्मल है, नॉर्मल स्पाइनल है, कंप्लीट है या पार्शियल है। ठीक है, अब एक और चीज आती है कि जैसे कितने परसेंट इनवर्स करेक्टर आ गए किसी भी स्पाइनल में। ठीक है, मान लो कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है, हमने कहा कि वो कंप्लीट इनवर्स हो गया है। ठीक है, कंप्लीट इनवर्स हो गया या पार्शियल इनवर्स हो गया, तो पार्शियल इनवर्स के अंदर कितने इनवर्स के करेक्टर आ गए, कितने इनवर्स के करेक्टर आ गए स्पाइनल के अंदर, तो वो चीज़ यहाँ पर देखेंगे, वो परसेंटेज के आधार पे देखेंगे। तो उसके लिए परसेंटेज इनवर्स करेक्टर इन ए स्पाइनल। ठीक है, परसेंटेज ऑफ इनवर्स करेक्टर। ठीक है, इनवर्स करेक्टर फॉर्मूला है लैम्डा अपॉन लैम्डा मैक्सिमम, लैम्डा अपॉन लैम्डा मैक्सिमम मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। तो अगर मैं लैम्डा की बात करूं, मैक्सिमम कितना होता है, 0.5 होता है। अभी हमने देखा 0 से 0.5 100, तो हमारा जो शॉर्ट टर्म में फॉर्मूला बन जाएगा 200 लैम्डा। तो परसेंटेज IC इनवर्स करेक्टर डायरेक्ट क्या होता है, 200 लैम्डा। अगर ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर कितना परसेंट इनवर्स के करेक्टर है। मान लो कि हमारे पास फॉर्मूला है बेसिक वाला B2A B2O4, तो यहाँ लैम्डा का अगर हमें वैल्यू दे दिया इस कॉम्प्लेक्स का, लैम्डा का वैल्यू नहीं देगा तो फिर नहीं पता चलेगा, लैम्डा का वैल्यू उसको देना ही पड़ेगा। लैम्डा का वैल्यू दे गया 0.23, तो यहाँ हमने परसेंटेज करेक्टर का
फॉर्मूला रख दिया, कितना आ गया 200 मल्टीप्लाई 0.23, तो यहाँ पर 46% क्या है, यहाँ पर इनवर्स के करेक्टर हैं इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इनवर्स के कितने करेक्टर हैं, 46% है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें लैम्डा, परसेंटेज आईसी, ठीक है, अब ऑक्यूपेंसी, अगर हमें लैम्डा दे दिया जाए तो हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। ठीक है, हमारे पास लैम्डा है दिया हुआ, तो इससे परसेंटेज करेक्ट इनवर्स करेक्टर निकाल लेते हैं। लेकिन हमारे पास लैम्डा है तो एक चीज़ हमें और निकालनी पड़ेगी, या फिर निकाल सकते हैं लैम्डा से। हम लोग लैम्डा से क्या निकाल सकते हैं, हम लोग ऑक्यूपेंसी परसेंटेज निकाल देते, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी निकाल सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ एक फॉर्मूला है या फिर एक क्वेश्चन है, सॉरी, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, कि AB2O4 और लैम्डा का वैल्यू दिया है 0.2, तो यहाँ कैलकुलेट परसेंटेज ऑक्यूपेंसी, ठीक है, ऑफ +2 आयन एंड +3 आयन इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि एक यूनिट, यहाँ पर इसका यूनिट सेल में ऑक्साइड है जो एफसीसी के अंदर प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बेसिक से पता है, हमें ये पता है कि हमारा जो 1 यूनिट सेल है, 1 यूनिट सेल है, ठीक है, उसके अंदर ऑक्साइड की बात करते हैं, वो एफसीसी में है। ठीक है, और ये 2 वॉइड में प्रेजेंट रहता है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ओके, अब टेट्राहेड्रल वॉइड में A2+ रहता है। ठीक है, और नॉर्मल में मैं बात करता हूँ, यहाँ पर नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल की बात करता हूँ, तो यहाँ पर A2+ रहता है और यहाँ पर क्या रहता है 2B3+ रहता है। लेकिन अगर इन्वर्स हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ से पता करना है हमें। ठीक है, यहाँ से एक चीज पता करनी पड़ेगी कि यहाँ से इन्वर्स हुआ कितना है। ठीक है, इन्वर्स सबसे पहले तो हमें क्या है, हमें दिया हुआ है लैम्डा, कितना दिया हुआ है 0.2 दिया है, 0.2 दिया है। ठीक है, तो 0.2 दिया है तो हम लोग परसेंटेज करेक्टर आईसी निकाल सकते हैं। कितना निकाला, 200 मल्टीप्लाई हमने 0.2 किया तो हमारा 40% आ गया। ठीक है, 40% आ गया। 40% का मतलब है कि मेरा 0.4 पार्ट इसमें चला गया है। 0.4 पार्ट मेरा ये वाला 2+ वाला इसमें चला गया है। अब अगर मेरा 0.4 पार्ट इधर चला गया है तो यहाँ मेरा कितना बचेगा, 0.6 बच जाएगा। तो मेरा यहाँ पर 0.6 ये बच गया है। ये बात समझ में आ रही है या नहीं, ये थोड़ा आपको
अलग लग सकती है, बाकी सिंपल है। नॉर्मल लिया, टेट्राहेड्रल वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। नॉर्मल में हमें पता है कि A2+ है और 2B जो 2 एटम है B3+ के, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, इन्वर्स करेक्टर पहले निकाल लेना है। तो इन्वर्स करेक्टर से हमें पता चल जाएगा कि कितना % हमारे इन्वर्स, ठीक है, हमारा जो ये जो नॉर्मल वाला था ये इन्वर्स में चला गया। तो हमने निकाला तो 40% ये है कि इसमें कन्वर्ट हो गया है, ये इन्वर्स में कन्वर्ट हो गया। तो पीछे कितना बचा, पीछे 60%, मतलब 0.4 चला गया। तो 0.6 पार्ट यहाँ पर मेरा A2+ का किस में बच गया है, इन्वर्स में, टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर मेरा A2+ बच गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से अगर मेरा 0.4 ये इधर गया है तो 0.4 ये भी इधर आ गया है, ठीक है, ये भी 0.4 इधर आ गया है, ठीक है। मेरी लाइनें कब सुधरेगी पता नहीं, ठीक है। ये आ गया 0.4 B3, अब यहाँ पर हम लोगों के जो A2+ के करेक्टर है वो कितने आ गए हैं, 0.4 करेक्टर आ गए हैं A2+ के। और यहाँ पर जो मेरा B3 है उसके कितने रह गए हैं, 2 एटम थे, उसमें से मेरा कितना पार्ट गया, केवल 0.4 एटम B3 का पार्ट मेरे किस में चला गया, टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो पीछे कितना बच गया है, 1.6 B3+ का पार्ट यहाँ पर बच गया है। तो यहाँ पर ये कितना आया, 0.4 B3+। आई होप समझ में आ गया है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज ऑक्यूपेंसी निकालेंगे। कैसे कि हमारे पास परसेंटेज ऑक्यूपेंसी, ठीक है, ऑक्यूपेंसी कैसे कि 0.6/8 मल्टीप्लाई 100 तो कितना आ गया, 7.5% A2+। ओके, इसी तरह से 0.4/8, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 तो आंसर आ गया 5% B3+। तो यहाँ से 5% मेरा B3 का करेक्ट ऑक्यूपेंसी है और 7.5 है मेरा A2+ का। ओके, और इधर का भी मल्टीप्लाई कर लें तो इधर का मेरा हो जाएगा 0.4/4 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, तो हो जाएगा 40%। 40% किसका, A2+ का। और इसका कितना हो जाएगा, 1.6/4 मल्टीप्लाई 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 10%। ओके, तो हमने परसेंटेज ऑक्यूपेंसी निकाल दी। पार्शियल इन्वर्स के अंदर भी हमने परसेंटेज ऑक्यूपेंसी निकाल दी कि कैसे परसेंटेज ऑक्यूपेंसी, अगर आपको लैम्डा दिया है, अगर आपको लैम्डा दिया है तो आप परसेंटेज ऑक्यूपेंसी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमें जो परसेंटेज ऑक्यूपेंसी है वो हमारे अलग, तो यहाँ अगर लैम्डा का वैल्यू 0 होता तब तो हमारा नॉर्मल वाला रहता ऑक्यूपेंसी, अगर 0.5 तो रहता तो हमारा इन्वर्स वाला पूरा जितना इन्वर्स होता है 100% इन्वर्स वाला रहता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 0.2 है, ना तो 0.5 है ना 0.6
0 है तो इसके बीच है, मतलब ये पार्शियल इन्वर्स है। तो पार्शियल इन्वर्स में परसेंटेज ऑक्यूपेंसी कैसे निकालते हैं, ये हमें पता चल गया कि कितना एटम किसी भी वॉइड से, चाहे ऑक्टाहेड्रल का टेट्राहेड्रल में, चाहे टेट्राहेड्रल का ऑक्टाहेड्रल में कितना आया, वो हमने यहाँ पर पता कर दिया है और फॉर्मूला से बता दिया गया है। ओके दोस्तों, तो आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए फटाफट, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, धनाधन वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चाहे आप वीडियो 2025 में देख रहे हैं, 26 में देख रहे हैं, 27 में देख रहे हैं, 28 में देख रहे हैं, जब भी हम मेरा वीडियो देख रहे हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर बीएससी के बच्चे हैं तो आपको एमएससी में काम आएगा, ठीक है। और अगर आप एमएससी के बच्चे हैं तो आपको यहाँ पर नेट गेट वगैरह सब में काम आने ही वाला है, ठीक है। और साथ ही साथ पीएचडी के स्टूडेंट जो पीएचडी कर रहे हैं, जिनका CSIR हो चुका है, ठीक है, और उनको थोड़ा बहुत वापस से रिवाइज करना है, तो वो भी यहाँ पर इसको लेक्चर के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो कुल मिला के ये केमिस्ट्री पढ़ने वाले हर स्टूडेंट के लिए ये लेक्चर बहुत ही बहुत काम का है। तो हम लोग केमिस्ट्री से जुड़े हर चीज़ पढ़ाएंगे यहाँ पे, हर तरह की सीरीज चलाएंगे यहाँ पर। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्यों शुरू किया मैं बता देता हूँ। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इसीलिए शुरू किया क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा वेटेज है, ठीक है, ऐसा वेटेज है जो हम लोग कर सकते हैं। बाकी ऑर्गेनिक थोड़ा पल्ले कम पड़ती है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन स्टीरियो में घुमा देते हैं ना कि वहाँ पर क्वेश्चन होना मुश्किल हो जाता है, सही नहीं होता है। हम लोग करके तो आ जाते हैं लेकिन वो सही नहीं होता है। अगर बात करते हैं यहाँ पर फिज़िकल की, तो फिज़िकल के भी क्वेश्चन आसान आते हैं, टफ नहीं आते हैं, सीधे सीधे फार्मूला बेस्ड आते हैं। CSIR के अंदर CUT PG में तो बात करते हैं तो उसमें तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, उसमें इतना स्पाइनल वगैरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, इन्वर्स वगैरह का क्वेश्चन नहीं आएगा CUT PG में। बट CSIR में आता है, गेट में आता है, गेट CSIR का सेम ही मान के चलिए। तो हम लोग आगे चलते हैं और हमारा अब मैं एक चीज बता, अगर मुझे क्वेश्चन के अंदर लैम्डा दिया ही न जाए, ठीक है, अगर मुझे क्वेश्चन में लैम्डा दे ही नहीं तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो मैं कैसे पता करूंगा कि मेरी कौन सी स्पाइनल है, ठीक है। तो मुझे पता कैसे चलेगा? अगर मैंने फॉर्मूला तो लिख दिया AB2O4, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलेगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला कि ये नॉर्मल वाला है या फिर ये कंप्लीट वाला है या फिर ये पार्शियल वाला है, कौन सा है ये नहीं पता चलेगा, डायरेक्ट नहीं पता चलेगा जब तक लैम्डा नहीं दिया जाएगा। लैम्डा ही ना दें तो फिर कैसे हम लोग इसको स्ट्रक्चर किस बेस पे हम लोग इसका पता कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला नॉर्मल है, कंप्लीट है या पार्शियल है? तो हम लोग इसको पता करेंगे CFSE के थ्रू। किसके थ्रू पता करेंगे? अगर ये नहीं दिया है तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है CFSE। जो मेटल दिया गया है, ये मेटल दिया गया है, इसके कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स में जो मेटल है इनकी जो CFSE है उसके बेस पे, CFSE के एप्लीकेशन के बेस पे, ठीक है, CFSE के एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है, CFSE के एप्लीकेशन के थ्रू हम लोग क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है। तो कैसे करेंगे, आओ चलते इसको करते हैं आज ख़त्म, ठीक है। देखो ख़त्म तो नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा है बड़ा, अभी इसके हम लोगों ने क्वेश्चन नहीं किए, तो इसको क्वेश्चन करेंगे
ख़त्म तो आज वाले लेक्चर में नहीं हो पाएगा, लेकिन अगले लेक्चर में हम लोग पूरा कर लेंगे। आज वाले में हम लोग ये पता करेंगे, लैम्डा नहीं दिया है अभी, तो यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड से, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड से, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में CFSE ऑक्टाहेड्रल की CFSE, टेट्राहेड्रल में CFSE टेट्राहेड्रल की कॉम्प्लेक्स की, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE। मान लो मेरे पास मेटल है 3+ वाला, उसकी CFSE है X। अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स है मेटल है B2+ वाला, तो उसकी है Z। और मेरे पास टेट्राहेड्रल में B3 वाले की, या मैं B3 वाले की सेम टू सेम बात कर रहा हूँ, इसकी सेम बात कर रहा हूँ, तो ये इसकी है Y और इसकी है W। तो हम लोग इसके बेस पे, मतलब हमने मान लिया है X Y Z W मान लिया है। अब इसको आगे अप्लाई करेंगे कैसे, कि ऑक्यूपेंसी इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। अब यहाँ आता है ऑक्टाहेड्रल साइट स्टेबिलिटी एनर्जी, ठीक है। एक आता है किसके बेस पे, OSSE, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल साइट स्टेबलाइजेशन, ठीक है, एनर्जी, ENERGY एनर्जी। अब इसके बेस पे हम लोग ऑक्टाहेड्रल मतलब वॉइड्स में प्रेजेंट, उसके बेस पे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नॉर्मल है या फिर इनवर्स है। अगर किसी कॉम्प्लेक्स में OSSE B3 की ज़्यादा है A2+ से, तो वो नॉर्मल है, ओके। अगर OSSE A2+ की ज़्यादा है B3+ से, तो फिर ये इनवर्स है, ठीक है। तो आप पूछोगे गुरुजी यहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे OSSE? तो OSSE निकालने का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है हमारा CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल, CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। मैं मोड लगा रहा हूँ तो यहाँ साइन नहीं लगाना है, मोड लगा रहा हूँ तो साइन नहीं लेना है, ठीक है। माइनस क्या करना है, CFSE हमारी क्या करनी है, किसकी, टेट्राहेड्रल की। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया यहाँ से, किसका, OSSE। और OSSE की बेस पे हम लोग ये पता कर सकते हैं, अगर OSSE B3 का ज़्यादा है तो नॉर्मल, OSSE A2+ का ज़्यादा है तो इनवर्स। कैसे है अभी करते हैं, लेकिन हमें जनरली पता है, जनरली हमें पता है, ठीक है, जनरली हमें ये पता है कि जो ऑक्टाहेड्रल है उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है टेट्राहेड्रल से, ओके। CFSE ऑक्टाहेड्रल की ज़्यादा होगी, CFSE स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अगर स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑक्टाहेड्रल की ज़्यादा होगी तो यहाँ OSSE फॉर्मूले में CFSE बड़ा होगा, CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्या होगा, ये लार्ज होगा, ये लार्ज होगा, ठीक है। CFSE ऑफ टेट्राहेड्रल स्मॉल होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। ये क्या होगा, लार्ज होगा, ठीक है, और ये छोटा होगा।
क्यों? क्योंकि ऑक्टाहेड्रल की CFAC हमें जनरली तौर पे, मैं जनरली तौर पे बोल रहा हूँ, ठीक है, जनरली तौर पे हमारी CFAC ऑक्टाहेड्रल की ज़्यादा है। जो अगर नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ तक, अगर डीप यहाँ तक क्वेश्चन आता है तो वो जनरली क्वेश्चन ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये बताएंगे कि अगर मेरे पास जनरली में CFAC ऑक्टाहेड्रल की ज़्यादा, हमें अभी पीछे देखा मैंने जो B3+ था उसकी ऑक्टाहेड्रल CFAC क्या ली थी? X लिया था, ठीक है। और A2+ का क्या लिया था? A2+ का लिया था Z, ठीक है। तो ये Z है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमने पीछे देखा अगर इसकी ज़्यादा है, मतलब X की अगर वैल्यू ज़्यादा है तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अरे बाबू यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न अगर हो रहा है तो मैं बता दूँ, अभी मैंने बताया कि अगर 3+ की OSSE अलग है, ज़्यादा है, तो ये नॉर्मल है। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है। अगर, क्योंकि जनरली तौर पे CFAC ऑक्टाहेड्रल की ज़्यादा होती है, अगर मेरी CFAC जनरली ऑक्टाहेड्रल की ज़्यादा होगी तो ये जो OSSE है ये मेरी क्या होगी, यहाँ पर CFAC ऑक्टाहेड्रल की लार्ज होगी। अगर ये लार्ज होगी तो अगर उसमें अगर मेरा B3+ का ज़्यादा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। इस कंडीशन में ये नॉर्मल वाली कंडीशन आ जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो अगर CFAC मेरा ऑक्टाहेड्रल में A2+ का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, B3+ से, यहाँ मेटल पे डिपेंड करेगा। यहाँ अगर आप सोचो कि मैं कैसे पता करूँ कि X ज़्यादा है या फिर Z ज़्यादा है या फिर X मतलब उसके अंदर कौन ज़्यादा है कौन कम है, तो ये हमें मेटल से निकालना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। मेटल जब निकालोगे तब अपने आप पता चल जाएगा कि किसकी CFAC ज़्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। अब देखते हैं इसको, डायरेक्ट ये क्वेश्चन करते हैं और उससे फटाफट देखिए आप लोग यहाँ पर कैसे ये आपको समझ में आता है। एक कॉम्प्लेक्स है, एक क्वेश्चन है या फिर CO3O4, ठीक है, CO3O4 ये कॉम्प्लेक्स दे दिया और कुछ नहीं दिया कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है इसके अंदर, स्पाइनल्स कौन सा है, नॉर्मल है, इन्वर्स है, कंप्लीट है, पार्शियल है। कैसे पता करेंगे, फॉर्मूला लिखिए, ठीक है। तो ये तो शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है, हमें नहीं पता है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे, ठीक है। 3D सीरीज में अगर मैं स्पाइनल की बात करता हूँ, ठीक है, स्पाइनल्स की बात करता हूँ, अगर मेरे पास ऑक्साइड लिगेंड है, लिगेंड मेरा क्या है, ऑक्साइड है, मतलब ऑक्साइड ऑक्सीजन डोनर है, तो अगर A2+ है, ये मैंने पहले से भी कई बार बता चुका हूँ, O2- है, तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वो हमारा जो लिगेंड होगा वो WFL की तरह काम करेगा और कॉम्प्लेक्स होगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। अगर मेरा B3 कॉम्प्लेक्स है, मेटल है, तो यहाँ पर O2- किस तरह काम करेगा, WFL की तरह काम करेगा।
लेकिन एक्सेप्शन है किसमें, कोबाल्ट 3+ में, वो SFL में काम करता है, वो SFL में काम करता है। केवल कोबाल्ट 3+ की बात कर रहा हूँ मैं, वो SFL है, तो वो लो स्पिन है, बाकी सारे हाई स्पिन है, बाकी सारे हाई स्पिन है। ठीक है, तो इतना पता चल गया होगा यहाँ से। ओके, तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या था, CO3O4, तो यहाँ पर एक कोबाल्ट 2+ में रहा होगा, ठीक है, और एक यहाँ पर 3+ में रहा होगा, ठीक है, और 3+ वाला हमेशा ही हमारा 2 रहता है, O4। जनरल फार्मूला में लेके चलता हूँ, जनरल फार्मूला में लेके चलता हूँ, ठीक है। तो हमारा कोबाल्ट 2+ है, D7 में हाई स्पिन है, तो हमारा ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग करवाइए, Eg T2G। तो हम लोग पहले भरेंगे 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हमारा ये भर गया। तो अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, CFSE। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3/5 डेल्टा O -2/5 डेल्टा O, CFSE। तो इसका कैलकुलेशन -4/5 डेल्टा O हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग अगर बात करते हैं कोबाल्ट 3+ की। अब यहाँ पर एक आपको कन्फ्यूज आया होगा, ज़रूर कन्फ्यूज़न आया होगा, अगर कोई समझदार बंदा है तो उसको ज़रूर यहाँ पर कन्फ्यूज़न हुआ होगा, वो मैं बताऊँगा। D6 है, लो स्पिन है, क्योंकि यहाँ कोबाल्ट है भाई साहब, कोबाल्ट है 3+ में, एक्सेप्शन है, लो स्पिन है, लो स्पिन है, ठीक है। तो यहाँ पर Eg T2G Eg, तो ऊपर वाला खाली, ऊपर वाले दोनों खाली, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, -2/5 डेल्टा O। तो यहाँ पर CFSE निकाल लो, तो सीधी सी बात है कि CFSE इसी का ही ज़्यादा होगा, तो 6 × -2/5 डेल्टा O + 2p, ये पेयरिंग एनर्जी की बात कर रहा है, वैसे कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, ठीक है, -12/5 डेल्टा O + 2p, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 4/5, यहाँ पर 12/5। तो यहाँ पर, यहाँ से आपको पता चल गया कि CFSE किसकी ज़्यादा है, CFSE ऑक्टाहेड्रल की ज़्यादा होगी, CFSE सॉरी, मतलब कोबाल्ट 3+ की ज़्यादा होगी, मतलब ऑक्टाहेड्रल क्या 3+ की ज़्यादा होगी, CFSE कोबाल्ट 2+ से, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा निकल गया, नॉर्मल स्पाइनल निकल गया, ठीक है। इससे हमें ये पता चल गया ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है, नॉर्मल। अब यहाँ पर आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न ये आया होगा कि नॉर्मल स्पाइनल के अंदर ये तो टेट्राहेड्रल में होता है, हम लोगों ने ये जो यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया है CFSE का, ये CFSE का तो Eg/T2G किया है, ये तो ऑक्टाहेड्रल में होता है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में तो T2G ऊपर होता है और Eg नीचे होता है। तो दोस्तों इसको जनरली आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ लो, एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही करो, एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही करो, ठीक है, और आपका यहाँ से काम चल जाएगा। एग्ज़ाम के लिए यहाँ इसको ऐसे ही करो, आपका काम चल जाएगा। बाकी हम लोग इसको इससे और डेप्थ में नहीं जाएंगे और ज़्यादा टफ नहीं करेंगे। यहाँ तक क्वेश्चन आते हैं कभी कभार, तो
यहाँ से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल लेके ही करना है और फिर आपको क्या करना है, इसकी CFSE निकालनी है, ताकि हम लोग कंपैरिजन करा सके कि 2+ की CFSE ज़्यादा है या फिर 3+ की CFSE ज़्यादा है। अगर हम लोगों ने इसको टेट्राहेड्रल लिया और इसको ऑक्टाहेड्रल लिया तो फिर हम लोग CFSE में हमारा गड़बड़ा जाएगा, तो इसलिए हम लोग इसको ऑक्टाहेड्रल ही लेके करते हैं जनरली। ओके, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। वैसे बिना लैम्डा के क्वेश्चन आना बहुत रेयर है। ये जो मैंने पढ़ाया ये बिना लैम्डा का क्वेश्चन आए तभी अप्लाई करना। लैम्डा जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, लैम्डा नहीं है तभी इसको अप्लाई करना, नहीं तो इस वाली माथापच्ची में मत फंसना। ठीक है, इस वाली माथापच्ची में मत फंसना, नहीं तो आप लोगों के लिए टाइम भी खाएगा, क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा सही। अब यहाँ पर एक चीज है टोटल CFSE। ठीक है, अगर हमें बोल दे कि टोटल स्पाइनल की CFSE निकालनी है, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल CFSE ऑफ ए स्पाइनल। ठीक है, तो यहाँ मान लो कि कॉम्प्लेक्स है AB2O4 नॉर्मल है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पता है कि A2+ में रहेगा और वो टेट्राहेड्रल में है, B3+ में रहेगा और वो ऑक्टाहेड्रल में है और 4 ऑक्सीजन के एटम हैं। ठीक है, तो इसका जो CFSE निकलेगा, ठीक है, AB2O4 का, तो CFSE सबसे पहले टेट्राहेड्रल का निकलेगा, किसका, A2+ का, प्लस में डबल हो जाएगा CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल का B3+ का, तभी हमारा टोटल CFSE निकलेगा। अगर मेरा AB2O4 है और इनवर्स है तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब A2+ ऑक्टाहेड्रल B3+ टेट्राहेड्रल B3+ ऑक्टाहेड्रल और 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। यहाँ से मैं CFSE निकाल रहा हूँ, तो CFSE यहाँ पर AB2O4, अब नया फार्मूला बन जाएगा CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल A2+, वहाँ टेट्राहेड्रल था, यहाँ ऑक्टाहेड्रल, प्लस CFSE टेट्राहेड्रल, यहाँ 3+ का टेट्राहेड्रल है, वहाँ 2+ का टेट्राहेड्रल था, और यहाँ पर CFSE ऑक्टाहेड्रल 3+ का। ओके, तो ये आपके फॉर्मूले बन गए कुछ टोटल CFSE निकालने के, इनवर्स के और नॉर्मल के। अब इसको एग्जाम्पल लेकर के कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, CO3O4। ठीक है, तो कोबाल्ट 2+, दोस्तों यहाँ हमें पता है कि हमें इसकी कैलकुलेशन करनी है CFSE, तो हमें इसको कोबाल्ट 2+ को टेट्राहेड्रल में ही लेना पड़ेगा। नॉर्मल है तो इसको नॉर्मल, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, टेट्राहेड्रल में ही लेना पड़ेगा। और टेट्राहेड्रल में जब लेंगे तो हमें पता है कि ऊपर T2 रहेगा, T2G नहीं होता है दोस्तों, T2G नहीं होता है, T2 ही रहेगा, और नीचे 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 और 7,
इलेक्ट्रॉन भर दिए। ओके, अब CFSE निकालेंगे तो 2/5 डेल्टा टी प्लस का, यहाँ पर माइनस का 3/5 डेल्टा टी। ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, CFSE टेट्राहेड्रल। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे तो माइनस यहाँ इसको कैलकुलेट कर लो तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो CFSE हमारा हो गया 2 प्लस का जो CFSE हो गया 4 3 12 और 3 2 6, तो पीछे हो गया -6/5 डेल्टा टी। तो यहाँ पर मेरा CFSE कितना हो गया 6/5 डेल्टा टी। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर मेरा जो CFSE है वो टेट्राहेड्रल में, अब इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मेरे को। टोटल CFSE निकालना है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्टाहेड्रल में, तो -6/5 टेट्राहेड्रल को ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट करने के लिए 4/9 मल्टीप्लाई डेल्टा ओ, यही होता है फार्मूला, नॉर्मल फार्मूला है, याद रख ले। टेट्राहेड्रल को ऑक्टाहेड्रल में कन्वर्ट करने के लिए 4/9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो भी वहाँ पर ऐसे ही करना पड़ेगा, 8/15 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो गया और 45 हो गया, फिर हमारा यहाँ पर कट गया तो इसका 8/15 डेल्टा ओ हो गया। ठीक है, अब यहाँ डेल्टा टी हट गया एकदम, तो हमारा जो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो ओवरऑल किस में आएगा, डेल्टा ओ में आएगा। CFSE अब हम निकालेंगे किसकी, CO3 की ऑक्टाहेड्रल में। तो ऑक्टाहेड्रल में लो स्पिन होता है, लो स्पिन होता है तो सिंपल है, सारे के सारे T2G में रहेगा, सारा का सारा T2G में रहेगा, 6 का 6 T2G में रहेगा, 6 का 6 T2G में रहेगा, तो सीधी सी बात है कि -2/5 होता है डेल्टा ओ मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, तो -12/5 डेल्टा ओ हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ओवरऑल हम लोग कैलकुलेट कर लें, ओवरऑल ऐड कर लें फार्मूला के अनुसार। अभी हमने जो फार्मूला लगाया उसके अनुसार ऐड कर लें CFSE को, CO3O फॉर ओवरऑल। तो CFSE टेट्राहेड्रल 2 + 2 CFSE ऑक्टाहेड्रल CO3 प्लस का, इसका कितना था -8/15 डेल्टा ओ प्लस, अगर मैं डेल्टा टी लिख देता यहाँ तो फिर हम लोग इसको जोड़ नहीं सकते, इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया था 5 डेल्टा ओ। ठीक है, प्लस 2p कर दो। ठीक है, 2p करो तो नहीं करो तो p चलेगा। अगर तो यहाँ पर हम लोग ऐड किया तो कितना आ गया है 8/15 माइनस डेल्टा ओ प्लस में 2 मल्टीप्लाई हमारा कितना था -5 डेल्टा ओ। तो जो हमारा आंसर आ गया वो 12 24 और 15 और 5 LS आ गया 15। ठीक है, और फिर ऊपर 5 3 15 3। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 80। ठीक है, डेल्टा ओ
इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 16/3 माइनस का डेल्टा ओ। ये ओवरऑल आपका प्लस में 4p मतलब पेयरिंग एनर्जी है, ठीक है। ओवरऑल आपका इतना CFSE आ गया, किसका CFSE आ गया CO3O4 कॉम्प्लेक्स का, ठीक है। अब हम लोग अगले जो लेक्चर है उस लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है दोस्तों, कमेंट करना। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर बताना कि ये प्रॉब्लम है, तो मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला जो वीडियो आए वो आपके तक पहुंच जाए। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।